अब हम ड्रग के एक्सक्रीशन पर बात कर रहे थे, वही बात कर रही हूँ फिर से कि ड्रग का जो एक्सक्रीशन है वो एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है। और ये भी मालूम है आप लोगों को कि किडनी का एक फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन। तो कई बार क्या होता है कि जो किडनी है वो ड्रग को रीएब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये रीएब्जॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ड्रग जो है वो रीएब्जॉर्ब तब हो सकता है जब उस ड्रग की नेचर कौन सी है और यूरिन की अल्कलाइनिटी और एसिडिटी उससे मैच करती है या नहीं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने कि ड्रग रीएब्जॉर्ब इन किडनी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज डिपेंड ऑन अल्कलाइनिटी और एसिडिटी ऑफ यूरिन। अब यहाँ एक एग्जांपल बताया है कि एक जो ड्रग है एंटी एरिथमिक ड्रग, उसका नाम है क्विनेग्लूटाटैब। ये जो क्विनेग्लूटाटैब है, ये टैब बेसिक नेचर की रहती है और यदि यूरिन अल्कलाइन है तो इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है इस ड्रग का, क्योंकि जितनी चाहिए उतनी तो डिस्ट्रीब्यूट हुई, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ और जो एक्सक्रीट आउट हो रही थी किडनी से वो वापस से, चूंकि यूरिन अल्कलाइन है इसलिए रीएब्जॉर्ब हो गई है। अब उसके कारण फिर क्या हो जाता है कि वो जनरल सर्कुलेशन में चली जाती है और फिर वो जो ड्रग रहती है वो चूंकि उसका डोज ज़्यादा हो गया तो वो टॉक्सिक इफेक्ट डालती है। अब ये जो अल्कलाइन यूरिन है ये क्यों हुई, तो उसका कारण था फूड। कौन सा फूड, तो मिल्क है, फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स हैं। यदि ये ज़्यादा अमाउंट में है तो यूरिन अल्कलाइन हो सकती है स्लाइटली, और उसके कारण फिर ये बेसिक ड्रग रीएब्जॉर्ब हो सकती है। तो ये एक एग्जांपल बताया मैंने। अब इस तरह से हमने क्या देखा कि फूड जो रहता है वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे, एब्जॉर्प्शन पे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसके मेटाबॉलिज्म पर और उसके एक्सक्रीशन पर असर डालता है और उसी असर के कारण ड्रग की जो इफ़ेक्टिविटी है वो बॉडी पर देखी जाती है। तो इसलिए जब भी कोई पेशेंट को ड्रग थेरेपी दी जाती है तब उसके साथ साथ फूड भी किस तरह से लिया जाए, इसका जो भी डॉक्टर ने बताया है उसका पालन सही ढंग से करना चाहिए। अब आते हैं अपन इसी इंटरेक्शन वाला जो टॉपिक है फूड, न्यूट्रिएंट एंड ड्रग के, उसमें सेकंड पॉइंट लेते हैं, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन। अभी तक अपन ने फूड का इफेक्ट देखा, अब ड्रग का इफेक्ट फूड एंड न्यूट्रिशन पे क्या पड़ता है वो देख रहे हैं। इसमें भी पहला पार्ट आता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पे। ये जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है उसमें कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि जैसे एंटासिड ड्रग है, ये नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब ये जो एंटासिड ड्रग रहती है ये क्या करती है, तो जो जीआईटी का पीएच है उसको वो चेंज कर देती है ना, और उसी के कारण क्या देखा जाता है कि बी जो थायमिन है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। उसी तरह से इसी जीआई का पीएच कम होने के कारण कैल्शियम और आयरन का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। दूसरी एक ड्रग है जिसको कहते हैं क्लोफाइब्रेट। ये जो ड्रग है ये B12, कैरोटीन, आयरन, इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। फिर है कोल्चिसिन। ये जो ड्रग है ये B12, मैग्नीशियम और कैरोटीन, इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। और इसका एब्जॉर्प्शन क्यों कम हो जाता है इसमें, ये तो पीएच के कारण हुआ, और इसका क्यों हो जाता है तो इंटेस्टाइनल जो म्यूकोजा है इसको ही ये डैमेज करने लग जाती है। सेम वैसे ही जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं उसका जब यूज़ किया जाए तब भी म्यूकोजा जो रहता है वो डैमेज होने लग जाता है, और जब वो डैमेज हो जाएगा तो जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम और प्रोटीन, इसकी भी डेफिशिएंसी देखी जाएगी। तो इस तरह से अपन ने क्या देखा कि ड्रग जो रहती है ये 4 ड्रग्स ये इफेक्ट डाल रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है। ये जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है ये क्या करती है, तो इसके कारण जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और साथ ही साथ में फोलिक एसिड भी एब्जॉर्ब हो जाता है। और वो एब्जॉर्ब होना मतलब क्या, तो वो चिपक जाता है किससे, फैट, ये जो ड्रग है उसके ऊपर ये विटामिन चिपक जाते हैं और उसके कारण फिर क्या देखा जाता है कि उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो इस तरह से एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग जो दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है
कि लिपिडीमिया कम हो जाए, पर वो लिपिडीमिया तो कम करती है लेकिन साथ साथ में क्या कर देती है, विटामिन और जो फोलिक एसिड है उसको भी कम, मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन और फोलिक एसिड इसको भी डिक्रीज कर देती है, उसके एब्जॉर्प्शन को। अब इसके बाद आता है मिनरल ऑयल्स। ये मिनरल ऑयल्स का जो ये है एग्जाम्पल दिया है मैंने, वो डिबेटेबल है, मतलब इसके ऊपर लोग कुछ कहते हैं फॉर और कुछ कहते हैं कि नहीं इससे नुकसान होता है। इसलिए बताया कि इंक्रीज फैट सॉल्युबल विटामिन बट इंक्रीजेस ट्रांजिट टाइम, सो टॉपिक ऑफ दिस इज द टॉपिक ऑफ रिसर्च। मतलब ये बताया है कि जो मिनरल ऑयल्स रहते हैं वो यदि 2 टेबलस्पून तक लिए जाए तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन है वो जो है वो उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ऐसा कहा है। और लेकिन क्या है कि उनका ट्रांजिट टाइम कम हो जाता है। ट्रांजिट टाइम मतलब इंटेस्टाइन से बाहर निकलने का टाइम कम हो जाता है। तो जब इंटेस्टाइन से बाहर निकलने का टाइम कम हो जाएगा तो नेचुरल है कि एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। तो इस कारण से इस पर 2 तरह के लोगों के मत है और इसी कारण से ये कहा जाता है कि ये जो चीज़ है ये टॉपिक ऑफ रिसर्च है। अब तीसरा जो एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल है वो है लैक्सेटिव्स का, है ना। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए बहुत से लोग लैक्सेटिव्स खाते रहते हैं। अब ये जो लैक्सेटिव्स हैं ये भी क्या करते हैं, ट्रांजिट टाइम को बढ़ा देते हैं। और जब ट्रांजिट टाइम बढ़ा नहीं देते बल्कि कहना चाहिए कम कर देते ट्रांजिट टाइम को, उल्टा लिखना चाहिए कि ट्रांजिट टाइम इसके कारण फास्ट हो जाता है, तो उससे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। उसी तरह से कीमोथेरेपी जो कैंसर के लिए दी जाती है, वो जो ड्रग्स रहती हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स हैं वो और एंटीबायोटिक्स जो रहती हैं वो ये म्यूकोजा को डैमेज कर देती है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को, और उसके कारण फिर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखी जाती है। वैसे ही एंटी टीबी की भी ड्रग रहती है और ये एंटी टीबी की ड्रग कई सारी हैं, उनमें से कुछ ड्रग क्या करती है, B12 के डेफिशिएंसी को प्रोड्यूस करती है, एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। उसी तरह से एंटीकोएगुलेंट ड्रग जो रहती है वो विटामिन K की डेफिशिएंसी को करती है। किस तरह से, तो एब्जॉर्प्शन को कम करके। अब इसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म। ये जो न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म है इस पर क्या असर आया ये भी अपन देखते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट का जो मेटाबॉलिज्म रहता है उसमें एंटी कन्वल्सेंट जो ड्रग्स हैं वो विटामिन D, K और फोलिक एसिड इसकी डेफिशिएंसी को प्रोड्यूस करती है, मतलब इन तीनों के मेटाबॉलिज्म पर निगेटिव असर डालती है। एंटी टीबी की जो ड्रग है वो B6 की, एक तो एंटी टीबी की ड्रग का बताया था मैंने पहले ऊपर, और ये जो दूसरी ड्रग है वो B6 की डेफिशिएंसी को भी प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखी जाती है। मैं इसी तरह से अब ये जो बताते हैं ना कि इसकी डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हुई या इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि फिर वो न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली और लेना चाहिए। फिर वैसे ही कैंसर और रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए ये एक ड्रग है मेथोट्रीजेट। ये जो मेथोट्रीजेट ड्रग है ये भी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को प्रोड्यूस करती है, और मलेरिया की ड्रग है वो भी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी को करती है, और उसी कारण से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया देखा जाता है। और ये डेफिशिएंसी मेटाबॉलिज्म उसका सही नहीं होता इसलिए होती है, डिक्रीज कर देती है। टेट्रासाइक्लिन जो रहती है विटामिन D, फोलेट, प्रोटीन, आयरन, इन सब की डेफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म उससे सही नहीं हो पाता है। अब इसके बाद आता है न्यूट्रिएंट का एक्सक्रीशन पर ड्रग ने क्या इफेक्ट डाला। तो डायूरेटिक सभी जानते हैं आप लोग कि डायूरेटिक दी जाती है जब पेट मतलब पानी ज़्यादा हो जाए, किसी कारण से एडिमा हो, या अभी अपन ने देखा कि मेंस्ट्रुएशन के समय में भी कई बार डायूरेटिक ड्रग्स दी जाती है। अब ये जो डायूरेटिक ड्रग रहती है ये किस एक्सक्रीशन पर क्या असर डालती है, तो इनके कारण यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, तो सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम इसका जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाता है, तो बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी होने की संभावना होती है। उसी तरह से जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये सोडियम के रिटेंशन को बढ़ाती है, डिक्रीज करती है। तो इसका मतलब है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड यदि खाया जाए
तो शरीर में पानी का जमाव हो सकता है। तो इसलिए भी ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए।